हे गाइस, संजीव हियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं द कल्टिवेटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ सुपर पावर्स का सेकंड पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आता तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तो चलिए गाइस, बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि शांतियान भैया का रिजल्ट देखकर एग्जामिनर के तो होश उड़ चुके थे, लेकिन हमें अपने भैया के रिजल्ट से रूबरू नहीं करवाया जाता। पर हाँ, हमें जिंगवान मैडम से जरूर रूबरू करवाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी प्यारी मामा वाटर विच से बातें कर रही थी। जहाँ पर वाटर विच उसे बोल रही थी, बेटी चिंता मत करो, कुछ ही दिन में तुम्हारे सुपर पावर्स के रिजल्ट आने वाले हैं, इसलिए और कोई पंगे खड़े मत करना। मैडम मान जाती। इस वक्त मैडम काफी ज्यादा दुखी थी। दो सुपर बीइंग के बच्चे होने के बावजूद उन्हें अपने पावर को एक्सेस करने के लिए किसी तीसरे ऑब्जेक्ट पर भरोसा करना पड़ता है। यही सोच कर वो दुखी हो जा रहे थे, लेकिन वो अपनी स्थिति को किसी और के सामने प्रकट नहीं होने देते और स्कूल में आते अपने चेहरे पर एक प्यारी स्माइल ले आते हैं। और जिस स्माइल को देखते सभी लड़कों का तो बन जाता है दिन। मनी मैन उनका दिल कह रहा था कि क्या होगा आपके बिन, लेकिन मैडम किसी भी लड़के पर भाव नहीं देती और चुपचाप स्कूल की तरफ जाने लगती है। तभी भीड़ को चीरता हुआ सामने आता है एक अमीर बाप का बिगड़ैल बेटा। इन भाई साहब का नाम था वांग ज़ेरुई, जो मैडम की तरफ एक नजर मारकर अपना सिर हिलाने लगती है। हाँ, ये लड़की बिल्कुल मेरे टाइप की है, भविष्य में मैं इसे बनाऊंगा अपना फ्यूचर वाइफ यानी बीवी। वह दूसरा एग्जाम देने के बाद भी अपने शांतियान में ये बाहर आ चुके थे, खुली हवा में सांस लेने। तभी उनकी भी नजर पड़ती है इस जिंगवांग पर, जिसे देखते ही वो उन्हें पहचान जाती है। अबे ये तो वही लड़की है ना जिसके साथ मैंने लाइफ एंड डेथ एक्सपीरियंस किया है, लेकिन अजीब बात है हम दोनों को एक दूसरे का नाम भी नहीं पता। यही सोचकर अपने भैया चल पड़ते उस तरफ बढ़ाने अपना मेल जोल, जिसे देखकर वांग साहब अपने पास ही में खड़े हुए साथी से कहता है, अबे देख क्या रहा है, रोक उसे गोल मटोल। वो गोल मटोल भी वही करता है। वो तुरंत ही अपनी वाटर कंट्रोलिंग पावर से अपने भैया को रोक लेता है। ये तो देखकर अपने भैया के होश उड़ जाते। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये लोग है तो है कौन। तभी वांग साहब और उसके सभी चेले अपने भैया के पास आ जाते और कहता है, साले तेरी हिम्मत कैसे मेरी फ्यूचर वाइफ पर नजर मारने की। ये सुनकर शंकर भैया उलझन में पड़ जाते, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि कब से बन गए वो इतने बड़े कमीने कि लग गए दूसरों की बीवी पर नजर मारने। लेकिन बहुत सोचने के बाद भी उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वांग साहब का एक दूसरा चिल्ला बताता है, अबे हम उस लड़की की बात कर रहा है, चैन जिंगवांग, जिसका पीछा तो अभी कर रहा था। तो सुनकर शैंतन ये समझ जाते कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, गलती तो इस वांग साहब के भेजे में है। इसलिए वो बड़े चौड़ में कहते हैं, भाई हो काहूर की नूर और तुम का मवाली डॉन के बेटे, मतलब जोड़ी मिसमैच लग रही है भाई। तभी वो गोल मटोल कहता है, अबे क्या कह रहा है तू, वो दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं और उन दोनों की जोड़ी स्वर्ग से बना दी गई, स्वर्ग से, इसलिए उस लड़की से दूर ही रहना। और उस गोल मटोल की ये बात सुनकर शैतान हुई तो उसे घूर घूर कर देखने की, हैं अबे क्या कह रहा है ये मोटा, अबे क्या स्वर्ग में आजकल घूस देकर पंडित बनाया जा रहा है जिससे जोड़ी बना दे रहा है। लेकिन जो भी हो, शैतान भैया को तो इस वांग साहब का एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसलिए बड़े चौड़ में कहते हैं, अगर मैं तुम दोनों की बातें नहीं मानूं तो। ये सुनकर वांग साहब भड़क जाते हैं और अपने चेलों से शैतान भैया पर हमला कर देते हैं। अबे छोड़ना नहीं इस साले को, जो भी इस साले की पहले हड्डी तोड़ेगा मैं उसे अपने आइसलैंड विला में पार्टी दूंगा, पार्टी। और आइसलैंड विला का नाम सुनते सबके मुंह से लार टपकने लगती है, क्योंकि भाई साहब ने अपने बाप के पैसे से उस आइसलैंड विला को बहुत ही ज्यादा आलीशान बनाया है। और वहाँ पर जो सुंदर सुंदर मेड्स मौजूद है वो तो किसी स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लगती, इसलिए ऑफर सुनते तीनों टूट पड़ते अपने भैया पर। और कल्टीवेट करने के बाद से वांग भैया का शरीर काफी ज्यादा फुर्तीला हो गया था, इसलिए वो पहले हमें से बड़े आराम से बच जाते। लेकिन दूसरा बंदा जिसके पास उड़ने की ताकत थी, उससे अपने भैया बच नहीं पाते। वो सीधे अपने भैया को हवा में ले जाते और उन्हें जमीन में पटक देते। अपने काम से भाई साहब बहुत ज्यादा खुश थे, लेकिन अगले पल उसके होश हो जाते हैं, क्योंकि अपने भैया तो टकड़ा मस्त खड़े थे। वहाँ दूसरा शीशी मैडम तक भैया के काम से बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि शैतान भैया ने बिल्कुल सही समय पर अपनी एनर्जी से एक सुरक्षक कवच बना लिया था, जिससे वो बच गए थे। तभी शैतान भैया शीशी मैडम से कहते हैं, मास्टर ये बिल्कुल सही वक्त है देखने के कल्टीवेशन और सुपर पावर में कौन सा ज्यादा पावरफुल है। ये सुनकर शीशी मैडम सोचने लगती है कि आखिरकार ये सुपर पावर किस खेत की मूली है भाई। तभी शीशी मैडम को ख्याल आता है कि जो बंदे उसके चेले पर हमला कर रहे हैं उनमें से कुछ के शरीर से पानी निकल रहा है, कुछ के शरीर से रोशनी निकल रही है और एक के शरीर से पंख निकल रहे हैं। इसे ये अपने भैया सुपर पावर बोल रहे हैं। लेकिन शीशी मैडम के नजरों में ये छोटे मोटे ट्रिक्स के अलावा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैडम भी मान जाती है कि वो भी अपने भैया को दिखाना चाहते थे कि असल में कल्टीवेशन कितना ज्यादा पावरफुल होता है।
तीनों मिलकर सीधा अपने भैया पर हमला करते हैं और उसी वक्त शैंतियन भैया उस मोटे के वाटर कंट्रोलिंग पावर को अपने काबू में कर लेते हैं और उसी के पानी में उन तीनों को कैद कर देते हैं। ये देखकर उस मोटे के होश हो जाते हैं। उससे समझ में नहीं आता कि कैसे कैसे शैंतियन भैया उसके पावर को कंट्रोल कर रहे। पर ये देखकर शैंतियन भैया का तो नहीं रहता खुशी का कोई ठिकाना। मन ही मन सोच लिया था उन्होंने कि अब नहीं ढूंढेंगे वो कल्टीवेशन ना करने का कोई भी बहाना। और दूसरा शिशी मैडम समझाने लगते स्क्वायर वाले बंदी के मामले में फायर, लाइटनिंग, वाटर, विंड इन सभी एलिमेंट्स को वो रिलीज या न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने ओपोनेंट्स के पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरा कल्टीवेशन के मामले में एनर्जी काफी हाई होती है, जहाँ पर शरीर से नहीं बल्कि दिमाग से एलिमेंट को कंट्रोल किया जाता है, जिसकी वजह से बड़े आराम से ओपोनेंट के एलिमेंट में हेर फेर किया जा सकता है। ये सुनकर अपने भैया मैडम से पूछते हैं तो इसका मतलब कल्टीवेशन पावर से कई ज्यादा पावरफुल है क्यों, है ना? तभी मैडम अपने भैया से बोलते हैं ना बेटा ना, ये इतना भी आसान नहीं है। तुम ये उन्हीं पर आजमा सकते हो जिनकी पावर तुम्हारे सेम लेवल पर है या फिर तुम्हारे समान स्तर पर है। लेकिन ये सुनने के बाद भी अपने भैया का उससे बिल्कुल भी कम नहीं होता, क्योंकि एक दिन कल्टीवेट करने पर ही उनके पास इतनी पावर इकट्ठा हो गई थी, तो तब क्या होगा जब वो हर दिन कल्टीवेट करेंगे। ये सोच कर वो खुशी से फूल लेने से रहे थे। वह दूसरा अपने भैया के कारनामे देखकर पब्लिक के तो होश उड़ चुके थे और वह दूसरा वांग साहब भी समझ गए थे कि अपने भैया कोई लुल्लू पल्लू नहीं है जिसे वो जब चाहे अपने हाथों पर नचा सकते हैं। लेकिन साहब को था अपनी पावर पर पूरा भरोसा, बना सकते वो अपने भैया का इडली डोसा, इसलिए वो फिर से बड़े चौड़ में कहते हैं बच्चे मैं मानता हूँ तुझमें बहुत ज्यादा चलवे, लेकिन अपन के सामने सभी चलवे हलवे बन जाते हैं, इसलिए अभी भी बोल रहा हूँ कि हमारे सामने झुककर माफी मांग ले, नहीं तो। और अपने भैया जब वो पावर ना होने के बाद भी पावर वाले बीइंग के सामने डट कर खड़े होते थे, तब तो अब उनके पास पावर है, तब वो क्यों पीछे हटे, इसलिए वो बड़े चौड़ में कहते हैं अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू अपने बारे में इतनी बड़ी बड़ी जो फेंक रहा है वो कितना ज्यादा सच है, चला जा। और ऐसे ही जब दोनों लड़ने के लिए तैयार हो ही रहे थे तब भी उन्हें कोई रोक देता है और रोकने वाला कोई और नहीं था शेंगुआंग मैडम। वो चीखते हुए कहती है अबे क्या तुम लोगों को नहीं पता पावर्स एकेडमी में फाइट करना मना है। जब मैडम ऐसा कह रही थी तब भी उनकी नजर पड़ती अपने भैया पर और उन्हें याद आता है कि अपने भैया तो वही बंदे जिनकी मुलाकात उन्हें जंगल में हुई थी और उनके पास कोई पावर नहीं थी, इसीलिए अगले पल वांग साहब से चीखते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे एक पावरलेस बीइंग पर हमला करने की। इसे सुनकर वांग साहब घबराते हुए बोलते हैं मैडम जी थारे से कोई मिस्टेक हो रही है, ये कोई पावरलेस बीइंग नहीं है। ने भैया भी मैडम से कहते हैं वो क्या है ना, मैंने अभी अभी अपनी पावर्स का अवेकन किया है और मुझे इस एकेडमी के रूल्स के बारे में बिल्कुल पता नहीं, तो क्या तुम इस बार के लिए मुझे माफ कर सकते हो प्लीज। मैडम मान जाती है और अपने भैया को ले जाती है एक एकेडमी टूर करवाने के लिए, लेकिन एकेडमी के अंदर जाते ही एकेडमी टूर करने के बजाय वो उसे एक अलग कमरे में ले जाती है। इसे देख कर अपने भैया के होश हो जाते हैं। वो मैडम से पूछती है अभी तू तो मुझे एकेडमी टूर करवाने वाला था ना। तभी मैडम अपने भैया के बड़े पास आ जाती है और कहती है उसकी इतनी भी क्या जल्दी है, वो तो बाद में हो सकता है। और इतना कहती मैडम अपने भैया के और भी पास आ जाती है और इससे तो आगे जो होने वाला है ये सोच कर अपने भैया की सांसें हो जाती है तेज। मन ही मन वो दुआ कर रहे थे कि काश ऐसी खूबसूरत लड़की के साथ बन जाए उनका लव बेस। लेकिन मैडम भी अपने भैया के दिमाग को पढ़ लेती है, इसलिए वो चीखते हुए कहती है अबे साले ठहकी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जंगल में तुमने जो कुछ भी देखा वो किसी को मत बताना। ये सुनकर अपने भैया भौचक्के रह जाते। वो पूछते लेकिन क्यों, तुम्हारे पास तो एक एस क्लास हीरो जितनी पावर है, तुम नहीं चाहते कि दुनिया को भी पता चले। तभी लड़की भी चीखते हुए कहती है नहीं। तब वो दोनों ऐसे बात कर ही रहते तब भी अचानक उस रूम का दरवाजा खुल जाता है। शैंतियन भैया उस दरवाजे के ठीक पीछे ही खड़े थे, इसलिए धक्का लगने से ठीक वो मैडम के ऊपर गिरते हैं और वो मैडम के ऊपर गिरे तो गिरे और तो और अपने भैया मैडम के ऊपर गिरे तो गिरे। वो उनके ऊपर ऐसी पोजीशन में गिरे जहाँ पर वो उन्हें प्यार की पप्पी भी दे रहे थे और प्यार की झप्पी भी दे रहे थे। वहाँ दूसरा जो बंदा अचानक से कमरे में एंटर किया था, जब वो बंदा ये देखता है तब तो उसके होश उड़ जाते हैं, इसलिए वो तुरंत सॉरी बोलकर वहाँ से चला जाता है। भाई साहब वहाँ से इसलिए गए थे क्योंकि जिंगुआंग मैडम ने आज तक किसी भी लड़की की तरह मुड़कर भी नहीं देखा था, लेकिन आज वो एक लड़की के साथ पप्पी झप्पी कर रहे थे। ये एक बहुत बड़ी न्यूज थी, इसलिए उस बंदे को इसे सभी को बताना था, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से भाग चुका था। वहाँ दूसरा जिंगुआंग मैडम तुरंत ही अपने भैया को अपने आप से अलग करती है और उस लड़के के पीछे जाने लगती है, लेकिन जाने से पहले वो अपने भैया को धमकी दे जाती है अबे साले अभी अभी यहाँ पर जो कुछ भी हुआ अगर तूने उसे किसी को भी बताया ना तो मैं तो तेरी वाट लगा दूंगी। इतना कहकर वो उस लड़की के पीछे जाने लगता है। पर अपने भैया अभी अभी जो कुछ भी हुआ उससे तो लग रहा था उन्हें बस एक सपना, पर आँख खोलने पर पता चला उन्हें ये ना था कोई सपना, ये तो था अपना ही अपना।
दूसरा जिंगुआंग मैडम आखिरकार अपनी टेलीकिनेसिस पावर से उस लड़के को पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद वो उसे बड़ी विनम्रता से कहते हैं, दोस्त तुमने अभी जो कुछ भी देखा प्लीज से भूल जाओगे ना तुम। और वो लड़का भी बड़ा सभ्य निकला, वो भी कहता है हाँ मैडम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं भूल गया। वहाँ दूसरा वो साहब और उसके सभी चेले पहुंच चुके थे स्टूडेंट यूनियन क्लब, लेकिन एक अमीर बाप के बेटे होने की वजह से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी भाई साहब को हाथ भी लगाने की, इसलिए सभी उनकी जी हुजूरी कर रहे थे, ये सोचकर काश उनका कोई भला हो जाए, ऊपर वाले से नहीं बाबा इस अमीर बाप के बेटे से। तभी वोंग साहिब भी अपनी मांग करते हैं, अबे मुझे उस शैंतियन नाम के छोरे का सारी जानकारी चाहिए। हाँ, और वह खड़ा हुआ वो बंदा भी तुरंत शैंतियन भैया के बारे में जो जानकारी थी वो सभी सामने लाकर रख देता है। और जैसे ही शैंतियन भैया की जानकारी सामने आते सभी के तो होश उड़ जाते, क्योंकि शैंतियन भैया का रैंक था S, जिसे देखकर वोंग साहिब दहाड़ते हुए कहते हैं नहीं ये झूठ है, ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल उसने जरूर कोई चीटिंग की होगी या फिर मशीन में जरूर कोई गलती हुई होगी। लेकिन जो भी हो वोंग साहब समझ गए थे कि ऐसी रैंकिंग की वजह से वो अपने भैया का तो सीधे तौर पर कुछ भी नहीं उखाड़ सकते, इसलिए उन्होंने सोच लिया था कि वो सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से जरूर से एकेडमी से बाहर निकालेंगे। और दूसरा हमें दिखाया जाता है एक A क्लास हीरो फ्रिसिया को, जो एक S क्लास विलन का पीछा कर रही थी, और ये कोई ऐसा वैसा विलन नहीं था, ये पूरी तरह से एक साइको विलन था जिससे लोगों को मारना बहुत ज्यादा पसंद आता था। जब वो विलन रास्ते पर खड़ा ही हुआ था तभी उसके सामने एक टैक्सी ड्राइवर आता है और उससे लिफ्ट के लिए पूछता है। भाई साहब की नजर में उनकी इमेज बहुत ज्यादा बड़ी थी, इसलिए उस टैक्सी ड्राइवर का पूछना उसके लिए बहुत बड़ा अपमान था, इसलिए अगले पल वो अपने मुंह से अजीबोगरीब टेंटिकल्स निकालता है और उसकी मदद से उस टैक्सी ड्राइवर को मार देता है। भाई साहब ये काम बड़े आराम से सड़क के बीचों बीच बेझिझक कर रहे थे बिना किसी दिक्कत के। दूसरा दूर से देखकर फिसिया समझ गई थी कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है, इसलिए वो तुरंत ही उस कार के पास जाती, लेकिन तब तक वो विलन वहां से चुपके से निकल गया था। असल में भाई साहब ने बहुत पहले ही मैडम को सेंस कर लिया था और उसी का ध्यान बटाने के लिए उसने उस टैक्सी ड्राइवर को टपका दिया। दूसरा घर आते समय शैंतियन भैया तो बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें टेस्ट में A रैंक मिला था। असल में सुपर हीरो एकेडमी ने जानबूझकर उन्हें S रैंक नहीं दिया था ताकि अपने भैया चौड़ में आकर प्रैक्टिस करना बंद ना करे, और अपने भैया भी उनके उम्मीदवार पानी नहीं फिरते और बैठ जाते प्रैक्टिस करने। लेकिन प्रैक्टिस करते करते उन्हें एहसास होता है कि आसपास तो कोई स्पिरिचुअल एनर्जी है ही नहीं जिसे वो एब्सॉर्ब कर सकते, इससे तो बेहोश हो जाते हैं। तभी शीशी मैडम कहती है, लड़के तुम्हें कल ही एक ही बार में यहाँ की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया था, अगर तुम्हें कल्टीवेशन के मामले में आगे बढ़ना है तो तुम्हें ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी भरपूर मात्रा में हो, जैसे कि जंगल। ये सुनकर अपने तो उड़ जाते क्योंकि उन्हें लगा था कल्टीवेशन करना बच्चों का खेल है, लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि ये काम इतना ज्यादा आसान नहीं है। तभी मैडम भी अपने भैया के मन को भाप लेती, इसलिए वो यही करके हंसने लगती है और कहती है, बच्चे तुमने कल जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब किया था उससे मैंने पिछली बार जंगल से इकट्ठा किया था। बच्चे अगर मैं ऐसे नहीं करती तो तुम कल्टीवेशन करने के लिए भी मानते ही नहीं। और ये सुनकर अपने भैया समझ जाते कि उनका अच्छा खासा पोपट बन गया था। जब अपने भैया मैडम के काम से दुखी हो ही रहे थे तभी उनका डोरबेल तुरंत ही बज उठता है, डिंग डिंग। जब वो जाकर देखते तब उन्हें दरवाजे के सामने एक भिखारी जैसा आदमी दिखता है। ये कोई और नहीं, ये थे सेलेस्टियल इमॉर्टल इवनिंग स्टार लॉर्ड, जिसे हेवन में प्यार से शीशी मैडम लिटिल स्टार बुलाती थी, लेकिन अपने भैया को ये पता नहीं था। और तो और मैडम के ऐसे पोपट बनाने से भैया बहुत ही ज्यादा रूठे हुए भी थे, इसलिए जब वो अपने दरवाजे के सामने एक भिखारी को देखते इसलिए वो उन्हें घूरते पूछते, हाँ जी क्या चाहिए आपको। लेकिन जवाब देने के बजाय वो अपने भैया से ऐसे लिपट जाते कि मानो बरसों पुराने बिछड़े भाई हो, और रोते बिलखते हुए कहते, शीशी आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अगर कोई लड़की होती तो अपने भैया इस बात के लिए बिल्कुल भी नानुकुर नहीं करते, लेकिन भिखारी से चिपकने का अपने भैया का कोई शौक नहीं था, इसलिए वो तुरंत से झटक देते हैं। तभी घर के अंदर से बाहर आती शीशी मैडम और वो लिटिल स्टार को तुरंत पहचान जाती है और पूछती है, और शीशी मैडम को देखकर तो लिटिल स्टार और फूट फूट कर रोने लगा और कहता है, शीशी तुम्हें पता नहीं मैं तुम्हें ढूंढने के लिए कितनी ज्यादा मशक्कत की। लेकिन शीशी मैडम उनके रोने धोने पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती और पूछती है, लिटिल स्टार ऐसे बच्चों की तरह रोना बंद करो और बताओ क्या मैं अपनी बॉडी को किसी तरह से हासिल कर सकता हूँ। ये सुनकर लिटिल स्टार की बहुत ही बंद हो जाती है। वो क्या है ना शीशी, मैं किसी तरह से स्वर्ग के द्वारपालों को घूस देकर यहाँ पर आया हूँ, लेकिन तुम्हारे बॉडी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर मैम तो बहुत ज्यादा भड़क जाती है, इसलिए वो उसे डांटने फटकारने लगती है, अब इस साले तो मुझे ढूंढने का क्या ही फायदा जब तुझे मेरे बॉडी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। लेकिन तब भी लिटिल स्टार मैडम से बोलती है, शीशी तुम चिंता मत करो,
तुम्हारा जो चेला है ना, उसकी कल्टीवेशन स्पीड मेरी मैजिकल स्पीड की मदद से दिन दुगना और रात में चौगनी होगी। और जब ये एक बार अपनी ताकत की पीक पर पहुंच जाएगा तब तुम अपने लिए पहले से भी ज्यादा ताकतवर बॉडी को रिफाइन कर सकते हो। ये सुनकर मैडम खुश हो जाती है। इतने समय से दोनों टेलीपैथी से बात कर रहे थे, इसीलिए अपने भैया को इस बारे में कुछ नहीं पता। लेकिन तब भी लिटिल स्टार बोलता है, दोस्त आज से हम लोग परिवार हुए, ठीक है ना। लेकिन अपने भैया को ये बात कदापि मंजूर नहीं होती, इसलिए वो दरवाजा बंद करके तुरंत ही अंदर आ जाते हैं। तभी मैडम अपने भैया को बताते हैं, लड़की तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड इस वक्त बहुत ज्यादा धीमी है और लिटिल स्टार हमारे हेवन का बहुत ही टैलेंटेड पिल रिफाइनर है। उसकी मैजिकल पिल्स की मदद से तुम्हारी कल्टीवेशन दिन दुगनी रात चौगनी होगी। वहाँ दूसरा लिटिल स्टार की भी कम नहीं चलती थी दिमाग की गाड़ी, इसलिए यह भी चालू कर देता है वो घूसखोरी और अपने पास से पिल निकाल कर कहता है, दोस्त अभी तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड है उससे मेडिटेशन फेज में पहुंचने में 1 साल या उससे भी ज्यादा का वक्त लग जाएगा। लेकिन मेरी मेडिकल पिल्स लेने से तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड दिन दुगनी और रात चौगनी होगी। अभी अपने भैया पूछते हैं, अबे तू मुझे ड्रग देने के बारे में सोच रहा है क्या। तब लिटिल स्टार अपने भैया को समझाता है, मेरे ये पिल 100% नहीं 200% सेफ है, इसे खाने से तुम्हें और भी ज्यादा फायदा होगा और तुम्हारी बॉडी भी पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाएगी। और इसके साथ ही साथ मेरे पास तुम्हारे लिए हेवन का ट्रेजर भी है, ये लो, ये बहुत ज्यादा खास है, इसके तुम्हें कई सारे फायदे मिलेंगे। ये सुनकर भैया खुश हो जाते हैं और पिल और उस रोप को तुरंत ही लेकर दरवाजा बंद कर देते हैं। अभी भी जो कुछ भी हुआ वो लिटिल स्टार को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। बहादुर साहब अंदर शीश मैडम को भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार शैंतियन भैया ने लिटिल स्टार को अंदर क्यों नहीं लिया। शैंतियन भैया कहते हैं, मास्टर वो थोड़ा इरिटेटिंग है, मैं उसे थोड़ी देर बाद अंदर ले लूंगा। और अपने भैया भी अपने बातों के मुताबिक काम करते और थोड़ी देर बाद लिटिल स्टार को अंदर ले लेते और उसे सख्त हिदायत देते हैं वो किसी भी हालत में उसके बहन के कमरे में ना जाए। लिटिल स्टार भी इस बात को समझ जाता है। लिटिल स्टार के साथ सब कुछ सेटिंग वेटिंग करने के बाद अपने भैया लिटिल स्टार की दी स्पिल को ट्राई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शीशी मैडम तुरंत रोक देती है और कहती है, लड़की इसका फायदा तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी भरपूर मात्रा में हो, जैसे कि मार्शल माउंटेन। जिसे सुनकर अपने भैया उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि इस समय मार्शल माउंटेन जाने की कोई भी बस नहीं थी और तो और उनके पास वहाँ पर जाने के पैसे भी नहीं थे। मैडम इस बात को समझ जाती है, इसलिए तुरंत अपने भैया से कहते हैं, लड़के चिंता मत करो, मेरे पास एक तरीका है जिससे हम लोग उड़कर वहाँ पर जा सकते हैं। ये सुनकर अपने भैया की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। थोड़ी देर बाद मैडम अपने भैया को छत पर ले आती है। ऊपर छत पर जाने के बाद मैडम अपने भैया को टेलीपैथी की मदद से एक टेक्निक ट्रांसफर करते हैं। पहली बार कल्टीवेट करने से अपने भैया के अंदर एनर्जी की भरपूर मात्रा हो गई थी, भले ही वो एनर्जी कुछ ही समय के लिए क्यों ना। लेकिन उसी की मदद से और उस कल्टीवेशन टेक्निक की मदद से अपने भैया बड़े आराम से हवा में उड़ पा रहे थे। और उड़ते उड़ते जब वो नीचे शहर का नजारा देखते तब तो उनके मुंह से अनासे निकल जाता है, कल्टीवेशन इज रियली अमेजिंग। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो गाइस देखना ये कि क्या होगा आगे इस कहानी में, जानने के लिए देखते रहिए आप मेरी मजेदार और इंटरेस्टिंग कहानी को, कल्टीवेटिंग इन द वर्ल्ड ऑफ सुपर पावर्स। गाइस मेरी वीडियो अगर आपको थोड़ा सा पसंद आता प्लीज आप मेरी वीडियो को एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर ठोक देना। तो चलिए गाइस आज के लिए विदा लेता हूँ आपसे।